हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री पेपर मेजर पेपर के रूप में आपने अगर लिया है, थर्ड सेमेस्टर में है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगा। आज के वीडियो में पूरा कोर आपको दे देंगे, पॉलिटिकल हिस्ट्री जहां से शुरू होती है। इससे पहले हमने जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सभी चीजों को बता दिया है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म तक की हर चीज को कंप्लीट करके रखा हुआ है। यहां से वहीं से चीजें शुरू करेंगे जिसको हम अभी तक नहीं पढ़ाए थे। ठीक है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्त यार जो भी हैं अपने सगे संबंधी सब में शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका लाभ मिले और हम भी आपके लिए लगातार वीडियो लेते आए। ठीक है, तो चलिए, हिस्ट्री आपका मेजर, माइनर या एमडीसी कोई भी होगा, यूनिट थर्ड में आप देखिएगा, आपको पढ़ना होता है मगध का उत्कर्ष और उसके बाद आपको मौर्य साम्राज्य पढ़ना होता है। ये दोनों ही चीजें आज कंप्लीट होगी। ये बड़ा वीडियो होगा लेकिन धैर्य आपका आपकी परीक्षा लेगा कि आप कितने धैर्यवान हैं और इस वीडियो को कैसे देख सकते हैं। अगर एग्जाम आपका नजदीक है तो आप कुछ नहीं कीजिए, वीडियो की स्पीड जो है उसको बढ़ा दीजिए और वीडियो का आनंद लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, चीजों को सोचिए, समझिए और देखिए। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। आपको बताए थे 16 महाजनपद के बारे में। वही जो 16 महाजनपद है जिसमें काशी है, वत्स है, वैशाली है, ये तमाम जो जगहों के बारे में आपको बताते हैं, चंपा है, उन सभी जो 16 महाजनपद हैं उनमें से सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनकर कौन उभरा? मगध। और मगध जो है इसकी राजधानी गिरिब्रज, राजगीर और बाद में पटना बना। ठीक है, तो पहली बात ये याद रखिए, मगध की राजधानी, पहली राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज, दूसरी राजगीर, तीसरी पाटलिपुत्रा। ये तीनों नाम याद रखिएगा, एकदम जेहन में रखना है क्योंकि यहां से सवाल आपसे बनेगा। और बीपीएससी भी ऐसे सवाल करती है, तो आप मतलब यूनिवर्सिटी के एग्जाम में है तो जरूर सी बात है कि यहाँ भी सवाल आपसे रहेगी। ठीक है, इससे पहले आप पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन है उसको हम कराए हैं, उसको देख लीजिए, क्योंकि आपको ये अनुभव हो जाएगा पाटलिपुत्रा कैसे क्वेश्चन पूछी हुई है और आपकी यूनिवर्सिटी में कैसा पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए 16 महाजनपद में मगध जनपद जो है बहुत शक्तिशाली बनकर उभरा। इसके पीछे क्या कारण थे? आपसे यही अगर पूछे कि अच्छा एक बात बताओ कि 16 महाजनपद है उसमें मगध महाजनपद इतना शक्तिशाली क्यों बना, इसके पीछे के रीजन क्या है ये बताओ। तो आप बोलिएगा गुरुजी फलाना फलाना ढिमकाना ये चीज था। तो देखो बाबू, ऐसे नहीं होगा, इसको समझिए कि देखिए कि मगध महाजनपद जो है ना सबसे शक्तिशाली इसलिए बना क्योंकि मगध के क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोहा था। उस समय इसके पास हाथी बहुत ज्यादा था, इसके पास लकड़ी ज्यादा होता था, इसके पास जो राजा थे वो शक्तिशाली होते थे। ये जो चीजें इसके पास खुद ब खुद अवेलेबल थी, प्राकृतिक रूप से नेचुरल रिसोर्सेस थी, इसी वजह से अन्य जो 15 महाजनपद हैं वो हार गए इससे और अंतिम जो मगध साम्राज्य है यही उभरा और बाद में इसी पर मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य जैसे राजवंशों का शासन होगा। ठीक है, यानी मगध इसीलिए शक्तिशाली हुआ क्योंकि इसके पास लोहा था, इसके पास जो है आपको बताया कि हाथी था, उसके बाद इसके पास अच्छे अच्छे योद्धा थे, यानी अच्छे अच्छे लड़ने वाले वीर योद्धा थे। इस वजह से इन तमाम कारणों से मगध का उत्कर्ष हुआ। ये पहले कारण समझिए। देखिए कोई भी घटना है तो उसके पीछे कारण है, कारण को समझिए फिर घटना को समझिए, तब ये चीजें होगी कि आप इतिहास पढ़ रहे हैं, अन्यथा आपको लगेगा कहानी पढ़ रहे हैं। और कहानी पढ़ाने के लिए हम तो बैठे ही नहीं है, हम तो आपको इतिहास समझाने के लिए बैठे हुए हैं। बाकी पढ़ना तो आप कोई भी किताब को उल्टाइए पढ़ लीजिए। ठीक है, तो अब चलिए चीजों को शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए 16 महाजनपदों में मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरा। मगध महाजनपद की सफलता के पीछे कई कारक ऐसे थे जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। ठीक है, जिन्हें हम निम्नलिखित रूप से समझ सकते हैं। यानी पहला कारण ये समझिए, आपसे अगर क्वेश्चन पूछे मगध महाजनपद के सफलता के पीछे क्या कारण महत्वपूर्ण थे ये बताइए, तो यही चीज लिखना है जो अभी आपको बताते जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन जैसे भी पूछे, चीजों को पहले आप बाइफरगेट करके समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो देखिए भौगोलिक स्थिति मगध की, ठीक है, यानी मगध जो है ना वो दो नदियों के बीच की स्थिति है, यानी दो नदियों के बीच में स्थित है। इसकी राजधानी पहली जो है वो गिरिब्रज थी, यानी देखिए इसकी प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज थी। इसके बाद पाटलिपुत्रा इसकी राजधानी बनी है। ठीक है, ये दोनों राजधानियां जो है ना सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था, यानी पाटलिपुत्रा का भी उस समय बहुत महत्व था और गिरिब्रज का भी, यानी दोनों ही राजधानियों का बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, गिरिब्रज जो है ना 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था और प्राकृतिक रूप से एक अभेद पहाड़ी दुर्ग था। यानी कि ये जो गिरिब्रज राजधानी इसकी है वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, इसके चारों तरफ 5 पहाड़ियां थी और इसी वजह से अब देखिए कोई भी मान लीजिए ये आपका गांव है, इसके चारों तरफ पहाड़ी हो, चारों तरफ पहाड़ी हो इसी तरह से। ठीक है, ये पहाड़ी है मान लीजिए, तो इसके ऊपर बाहर से अटैक करने वाला को सोचना पड़ेगा कि हमको पहाड़ पार करके जाना होगा, ये तमाम चीजों को सोचना होगा।
तो इसी वजह से इसके ऊपर अटैक ज्यादा नहीं हो पाता था, क्योंकि ये चारों तरफ से एक तरह से घिरा हुआ था। ठीक है, दूसरी राजधानी पाटलिपुत्रा जो है यह जल से घिरा हुआ था, यानी कि देखिए इसके चारों तरफ जल था। जैसे तीन नदियां, जैसे गंगा, गंडक और उसके बाद सोन, ये तीनों नदियां जो है इन्हीं के संगम पर, ये जो पाटलिपुत्रा नगर देखिएगा, ये गंगा है, गंडक है और सोन, ये तीनों ही नदियों के संगम पर है। अब देखिए, अब जो नदी के बगल में होगा वह भी एक तरह से देखिए आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होगा ना। तो ये भी इसकी स्थिति थी, इसकी भौगोलिक स्थिति ने इसको मजबूती प्रदान किया और मगध का उत्कर्ष होने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, तो पहली बात ये ध्यान रखिए, मगध का उत्कर्ष क्यों हुआ और भी जो 16 महाजनपद थे उनका उत्कर्ष क्यों नहीं हुआ, ये सवाल आपके दिमाग में होना चाहिए। तो बाबू, इसका उत्कर्ष के पीछे का कारण ये था कि इसकी भौगोलिक स्थिति, इसकी भौगोलिक स्थिति इतनी बेहतर थी, इतनी बेहतरीन थी कि इसका उत्कर्ष हो गया। और अन्य जो ये राजवंश है या फिर यूं जो कहें कि अन्य जो महाजनपद हैं उनका उत्कर्ष नहीं हो पाया, क्योंकि उसकी भौगोलिक स्थिति इतनी बेहतर नहीं थी। ठीक है, तो पहला कारण ध्यान में रखिएगा। दूसरा जो कारण है उसको ध्यान में रखिए, वह मगध के पास लोहे की समृद्धि, यानी लोहा इसके पास बहुत ज्यादा था और यहाँ के लोगों ने लोहे से बने रथ, मूसल और महाशील कंटक जैसे औजार बनाए। और ये जो रथ मूसल होता था ना, ये इसमें चारों तरफ ये जो होता था ना, ये मान लीजिए वो आप देखिए टमटम या घोड़ा गाड़ी देखिए, उसी के आगे में मान लीजिए ऐसे ऐसे देखिए घूमने वाला जो है ना, चक्री के तरह घूमने वाला जो है ये औजार होता था, जिसको बोलते थे क्या, रथ मूसल। ठीक है, ये अभी नाम याद आएगा, रथ मूसल। और महाशील कंटक जो होता था ना, वो उसमें क्या होता था, वो एक तरह से ऐसा औजार होता था जिसमें आप कोई पत्थर को बांधिए बड़ा वाला और उसको फेंक दीजिए दूर तक, वो जाके गिरता था। तो ऐसे औजार इससे बनाए जाने लगे, जिससे क्या हुआ कि और जो साम्राज्य हैं, यानी कि और जो इस समय के देखिए महाजनपद थे, उनके पास ये चीजें नहीं थी और इस वजह से ये मगध के सामने टिक नहीं पाए। यानी लोहे की जो है ना, इसके पास प्रचुर मात्रा में उपलब्धता, लोहे के औजार बनाए जाने लगे, जैसे कि आप देखिए भाला है, उसी तरह तलवार है, महाशीलकंटक जो है, ये सब जो औजार बनाए जाने लगे, ये नए टेक्नोलॉजी का आगमन था और इसी टेक्नोलॉजी ने मगध के उत्कर्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। ठीक है, मगध के पास योग्य राजाओं की भी श्रृंखला थी जिसने इस कार्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि मगध के पास एक बहुत योग्य राजा थे, जितने भी मगध साम्राज्य के राजा हुए ना, बहुत योग्य और सशक्त राजा हुए, जिसकी वजह से अन्य जो राज्य के लोग थे वो भी भयभीत हुए और इसका सामना करने में वो सक्षम नहीं हो पाए। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला है, मगध के पास विशाल हाथियों की भी संख्या थी, यानी इसके पास हाथी, मगध जो है ना वो जंगली इलाका था, यानी मगध के चारों तरफ जंगल था, तो इसमें रहने वाला जो हाथी था ना, इसको यहाँ के राजाओं ने पकड़ा और पकड़ के उसको जो है ना यूज किया अपनी सेना में। यानी कि ये लोग जब युद्ध करने जाते थे तो वही हाथी का यूज करते थे, कहाँ, अपने युद्ध वगैरह में, ताकि जो इनके विरोधी होते थे वो इनके सामने टिक नहीं पाते थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि मगध के पास जो अपनी हाथी की सेना थी, यह भी इसको मजबूती प्रदान किया और यही एक रीजन हुआ कि मगध का उत्कर्ष हुआ। तो देखिए, आप समझिए चीजों को कि मगध के उत्कर्ष के पीछे के क्या कारण थे, इसको समझाए। अब देखिए, मगध के उत्कर्ष में आपको बताएंगे क्या, कौन कौन से राजवंश इसमें हुए, उनको हम लोग पढ़ेंगे और फिर आपको मौर्य साम्राज्य तक लेके जाएंगे। यानी ये खुद ब खुद वीडियो कितना बड़ा होने वाला है, ये खुद सोचिए आप। ठीक है, ये हम नहीं सोच पा रहे अभी इसलिए क्योंकि हम बना रहे हैं, और आप इसलिए सोच पाएंगे क्योंकि आपने देख लिया है कि कितना बड़ा है। ठीक है, तो दोनों में अंतर यही है, लेकिन हम अभी नहीं सोच पा रहे हैं ये वीडियो कितना होगा, बड़ा होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे चीजों को बेहतरीन दे दें आपको। यानी इस वीडियो को कीजिए तो यूनिट 3 तक का कहानी खत्म, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, और बहुत जरूरत पड़ेगी आप बोलिए, सुबह में फिर एक नया वीडियो देंगे और उससे पूरा आपका इतिहास खत्म करके रख देंगे, मेजर पेपर 4, ठीक है, मेजर पेपर 3, ताकि आपको कोई भी तरह का दिक्कत ना हो। चूंकि हम आपके लिए बैठे हैं तो इसका मुख्य लक्ष्य यही है कि आपको हर तरह से मदद दे दें। ठीक है, तो यही चीज समझिएगा कि इसके पास हाथी बहुत है, तो हाथी का यूज ये लोग कहां पे करेगा, सेना में करेगा, और इससे क्या होगा, शक्तिशाली जो दुर्ग, यानी जो बड़े बड़े बिल्डिंग होते थे, जो बड़े बड़े सेना को रखने वाला दुर्ग होता था, उसको ये लोग हाथी से ही तहस नहस यानी तोड़वा फोड़वा देगा। इस वजह से जो और भी जो इस समय के मतलब मान लीजिए कि गणराज्य थे मगध के ही तरह, जो भी और भी 16 महाजनपद थे, उनके पास इतनी शक्तिशाली सेना नहीं थी, उनके पास अच्छे ये जो है नेतृत्व करता यानी कि राजा नहीं थे, उनके पास इतनी अच्छी जो है एक तरह से लोहे का भंडार नहीं था। ये तमाम जो कारण है मगध के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। अगला जो कारण है उसको देखिए, मगध के पास समाज
मगध का जो समाज है वो रूढ़ी विरोधी है। यानी यहाँ पे ये बात नहीं है कि हम ये चीज नहीं करेंगे, वो चीज नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए और जो साम्राज्य है और भी जो महाजनपद है वहां पे क्या दिक्कत थी जानते हैं? वहां पे दिक्कत ये थी कि वो वैदिक सभ्यता के प्रभाव में आ गए थे और वो कोई भी नया चीज करने से डरते थे, वो नया नहीं करना चाहते थे। वो बोलते थे जैसी चीजें चल रही है चलने दीजिए। लेकिन मगध साम्राज्य के जो राजा हुए, मगध गणराज्य के जो लोग थे, वो लोग ये चीज नहीं सोचते थे। वो लोग डायरेक्ट बोलते थे जो नई चीजें हम उसको एडॉप्ट करेंगे और उसी के बिहाफ पर आगे बढ़ेंगे। इन्होंने नई चीजों को सोचना और समझना शुरू किया। और वहीं जो दूसरे साम्राज्य के लोग थे या दूसरे जो और भी लोग हैं 16 महाजनपद के लोग में से और भी जो महाजनपद के लोग हैं, उन्होंने नई चीजों को एक्सेप्ट नहीं किया। यही एक रीजन है बच्चों कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हो जाएगा और अन्य साम्राज्य इसके सामने बोना पड़ेगा। यानी बोना का मतलब है इसके सामने कोई उसकी औकात नहीं रहेगी, ठीक है। और यही वजह है, इन तमाम कारणों ने मगध साम्राज्य को उत्कर्ष के चरम सीमा तक पहुंचाया। यानी ये जो एक राज्य था, ये एक जो महाजनपद था, उससे यह एक राज्य के रूप में परिवर्तित हुआ, यानी एक बड़े क्षेत्र में परिवर्तित हुआ। और इसमें जो शासन करने वाले जो लोग हैं, जो वंश हैं, अब उसको पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इतनी चीजें आप समझ गए, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की बातों को समझा दिए हम। तो वही चीजें हैं यहाँ पे, देखिए यही चीज निष्कर्ष में लिखे, इसको ध्यान में रखिएगा, लिख दीजिएगा अपने एग्जाम में, ठीक है। देखिए चीजें स्पीड होगी, ठीक है, तो उसको आप मैनेज करके चलिएगा, ठीक। अगला चीज जो है इसी में आप देखिए, अगला जो नया टॉपिक अब शुरू करने वाले हैं कि मगध पर शासन करने वाले जो है कौन कौन से महत्वपूर्ण राजवंश हैं, अब उसको देखिए। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आप कर लीजिएगा सही कि मगध पर शासन करने वाले महत्वपूर्ण राजवंश। तो एक एक राजवंश को पढ़ना होगा अब यहाँ से, यहीं से क्लाइमेक्स नहीं, यहाँ से अब फिल्म शुरू हुआ। अभी तक क्लाइमेक्स आपको सिखा दिए कि बाबू देखिए मगध साम्राज्य इसलिए शक्तिशाली हुआ क्योंकि इसके पास लोहा था, इसके पास अच्छे जो है योद्धा थे, इसके पास सैनिक का अभाव नहीं था, इसके पास गज सेना यानी हाथी वाली सेना थी। तो ये तमाम चीजें जो इसके पास थी, इसी वजह से ये एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभरा। एक बात खत्म। अब दूसरा पार्ट इसका शुरू कर रहे हैं, मगध पर शासन करने वाले राजवंश। आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी करिए या एग्जाम की तैयारी करिए, यहां से सवाल बनता है और बनेगा। तो चलिए एक एक करके इसको समझिएगा। तो देखिए बृहद्रथ वंश, ये है बृहद्रथ वंश। इसके संस्थापक बृहद्रथ थे। इसके पुत्र का नाम था जरासंध, ठीक है, जो कि गिरिव्रज को मगध की राजधानी बनाया। यानी आपको सीधा याद रखना है कि मगध पर शासन करने वाला सबसे पहला वंश कौन है, तो बोलिएगा बृहद्रथ वंश। कौन? बृहद्रथ वंश। और इसके संस्थापक कौन है? बृहद्रथ। जो वंश का नाम है वही इसका राजा का नाम है, इसी का संस्थापक का नाम है, ठीक है। तो इतना ध्यान में रखिए, ये पहला राजवंश है। इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, बस यही नाम खाली बताना था। इसके बारे में सच्चाई यही है कि इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, ठीक है। इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है, इसीलिए हम बोले कि इसका खाली आपको नाम याद रखना है, ठीक। अगला जो राजवंश है दूसरा, वो देखिए कौन है, वो है हर्यंक वंश। इसको बोलिएगा हर्यंक वंश, हर्यक वंश नहीं बोलिएगा, इसका नाम है हर्यंक वंश, ठीक है। जैसे हम बोल रहे हैं वैसे प्रोनाउंसिएशन कीजिए, क्योंकि इतिहास पढ़ना है तो प्रोनाउंसिएशन भी आपको ठीक करना है, ठीक है। आप कोशिश करिए कि आप बड़े हो गए हैं, आप छोटे नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। इस राजवंश के संस्थापक कौन है, तो बिंबिसार हैं, तो इनका नाम है बिंबिसार, ठीक है। यानी कि हर्यंक वंश की संस्थापना यानी इस वंश को स्टेब्लिश करने वाले बिंबिसार हैं। इन्होंने ही, इनकी जो उपाधि है ना वो है श्रेणिक या सैनिक, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि उपाधि किसकी है, सैनिक या श्रेणिक, आपको पूछेगा तो आप बोलिएगा श्रेणिक या सैनिक। ये बिंबिसार की उपाधि है और इन्होंने ही हर्यंक वंश की स्थापना की। और हर्यंक वंश किस राजवंश के बाद उभरा, तो वो बृहद्रथ राजवंश के बाद हर्यंक वंश की स्थापना भारत में हुई या मगध साम्राज्य पर हुई, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके समय जो है मगध की राजधानी जो है ना वो राजगीर हो गई। इसी को बिंबिसार पुरी भी कहा जाता था, ठीक है। यानी राजगीर में ही एक जगह बनाया गया बिंबिसारपुरी। आप जब राजगीर घूमिएगा तो वहां बिंबिसार का महल का एविडेंस मिला है जिस जगह पे, वहां पे आप देख के आइएगा जरूर, क्योंकि उसके भी बहुत मायने हैं, ठीक है। तो ये देखिएगा वहां पे इसका राजवंश चलता था, वहीं पे राजा एकदम दरबार लगाकर बैठता था और शासन तंत्र को चलाता था, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा कि हर्यंक वंश की पहली राजधानी कहाँ है, राजगीर है। और आपको बोलेगा मगध की राजधानी सबसे पहली कहाँ थी, तो गिरिव्रज, उसके बाद राजगीर, तीसरा पाटलिपुत्र। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक। तो इसको एकदम जहन में रखेंगे आप, ठीक है। बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। अगर आपको बोलेगा मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो बिंबिसार था, एकदम सीधा मारिएगा। आपसे बोलेगा मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन है, तो बृहद्रथ वंश है, ठीक है। उसके बाद बिंबिसार के पिता का नाम बोधिस था, ठीक है। ये भी ध्यान में रखिएगा। बिंबिसार ने अंग के राजा जो है ना ब्रह्मदत्त, आपको जब अंग
आपको 16 महाजनपद जब पढ़ा रहे थे तो वहां बताए थे अंग का एक राजा हुआ जिसका नाम था ब्रह्मदत्त, उसको हराने वाला कौन था? बिंबिसार था। ठीक है, तो आपसे पूछेगा अंग के राजा ब्रह्मदत्त को कौन हराया? बोलिएगा बिंबिसार हराया था। ठीक है, बिंबिसार को 500 पत्नी था, यानी वो 500 लड़की से विवाह किया था, इसकी 500 पत्नियां थी। आप सोचिए कैसे वो मैनेज करता होगा, हम तो नहीं समझ पाते, आप लोग समझ पाते हो। समझिए कि 500 पत्नी थी, तो आप सोचिए क्यों एक व्यक्ति एक पत्नी को नहीं रख सकता, और ये राजा महाराजा 500 पत्नी रखते थे। कैसे रखते थे पता नहीं, अब यही सब जाने। ठीक है, उसके बाद देखिए बिंबिसार ने 3 राजवंशों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया, यानी 3 राजवंश है, 3 राजघराने के जो लोग थे उनसे इन्होंने विवाह किया था, यानी उस राजवंश के 3 लड़कियों से विवाह किया था। अब ये याद रखिएगा, यहां से सवाल पूछता है। ठीक है, तो कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन जो है महाकोसला, उससे विवाह इसने किया था। किसने? बिंबिसार ने। उससे इसको दहेज में काशी मिला था, जो काशी वही वाराणसी वाला जो क्षेत्र है, इसको दहेज में मिला, जहां से 1 लाख रुपया वार्षिक आय जो टैक्स के रूप में प्राप्त होता था। यानी बिंबिसार के बारे में ये याद रखिए कि बिंबिसार 3 गो राजाओं की बहन से शादी किया, यानी 3 गो राजा के घर से इसने शादी संबंध स्थापित किया, और 3 गो लड़की जो है अलग अलग राजवंश की थी, उससे ये विवाह कर लिया था। पहला है प्रसेनजीत की बहन। ये क्वेश्चन पूछा था कि प्रसेनजीत किस राजवंश का, यानी किस जो महाजनपद है उसका राजा था, तो याद रखिएगा कौशल महाजनपद का ये राजा है। कहां पूछा है? तो पाटलिपुत्रा का क्वेश्चन पेपर आप देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए। 30 मिनट से ज्यादा में आपको पूरा पाटलिपुत्रा का जितना क्वेश्चन है सब करा दिए हैं, उसको खाली देख लीजिए, आप देखिएगा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उतना तो करके जाइएगा बाबू। देखिए आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम जानते हैं आप हमारे सबसे अच्छे बच्चे हैं और आप अच्छे काम करके जाइएगा, हमको पता है, इसीलिए हम आपको बताते भी हैं, अन्यथा क्यों बताते? नहीं बताते है कि नहीं। तो पॉलिटी का भी क्वेश्चन देखिए, हिस्ट्री का भी देखिए, आपको फिलोसफी का भी क्वेश्चन दे देंगे, वो तमाम क्वेश्चन को देख के जाइएगा। ठीक है, अब देखिए उसके बाद दूसरा जो राजवंश है लिच्छवी गणराज, उसकी वहां का जो शासक था चेटक, उसकी बहन है चेलना। चेलना से भी ये विवाह कर लिया था। यानी देखिए 500 रानी थी, तो उसमें एक वो चेलना है, दूसरी कौन है? महाकोसला है, उसके बाद तीसरी जो है क्षेमा है, या इसी को खेमा भी बोलते हैं। तो क्षेमा से भी विवाह किया। ये मद्र कुल की, जो पंजाब में पड़ता है मद्र कुल, वहीं की ये रानी थी, वहीं से ये किया था। यानी देखिए ये खुद राजा है, और राजा का विवाह कहाँ होगा? राजघराने में ही होगा ना। तो ये देखिए 3 राजघरानों से विवाह किया था। जैसे जब आपको अकबर पढ़ाएंगे तो अकबर विवाह करता है कहाँ से? जोधाबाई से। जोधाबाई कहाँ की रहती? वह भी, उसके भी पिता राजघराने से आते थे, वहीं से किया था ना। ठीक वैसे ही राजा अधिकतर आप देखिए विवाह जो करते थे वो राजघराने में ही करते थे। तो यह भी जो विवाह किया है कौशल नरेश जो प्रसेनजीत है उसकी बहन जो थी महाकोसला, उससे। फिर देखिए लिच्छवी गणराज के चेटक की पुत्री यानी बेटी उसकी चेलना, उससे। और फिर देखिए पंजाब जो मद्र कुल की राजकुमारी थी वो क्षेमा, उससे भी इसने विवाह किया। ये 3 विवाह इसके द्वारा किया गया, और इसके विवाह के कारण ये जो मगध साम्राज्य है ये बहुत शक्तिशाली हो गया। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। जैन ग्रंथ के अनुसार बिंबिसार ने कारागार में जहर खाकर अपनी आत्महत्या कर ली, उसके बाद उसका पुत्र अजातशत्रु शासक बना। अब देखिए ये 3 जगह से मतलब शादी किया, अपना राजतंत्र चलाया, बढ़िया से शासक बना और बहुत दिनों तक शासन किया। लेकिन बाद में क्या होता है, इसी का बेटा है अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु क्या करता है, अपना बाप को जो है ना पकड़ के जेल में डाल देता है। और जेल में डालता है तो कहा जाता है जैन ग्रंथ में कि भाई देखिए जेल में रहते हुए इसने क्या किया, जहर खा लिया, और जहर खा के इसकी डेथ हो गई। और अजातशत्रु जो है मगध की गद्दी पर बैठ गया, और अगला जो हरियंक वंश का शासक बना वो अजातशत्रु है। ठीक है, तो ये कब से कब तक? 492 से 460 ईस्वी पूर्व तक ये शासक रहा। यानी आपसे पूछेगा अजातशत्रु का टाइम पीरियड क्या है, कब से कब तक शासन किया, ये पूछेगा नहीं, हम जानते हैं इतना डिटेल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये तो फिक्स है। बट इतना ध्यान में रखिएगा कि बिंबिसार की मृत्यु के बाद दूसरा शासक कौन बना? तो अजातशत्रु बना। ठीक है, अब देखिए बिंबिसार की मृत्यु के बाद अजातशत्रु मगध की गद्दी पर बैठा। बौद्ध ग्रंथ में इसे पितृहंता घोषित किया गया, यानी बौद्ध ग्रंथ बताता है कि इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध की गद्दी पर शासन मतलब किया। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। उसी के शासनकाल में हरियंक वंश ने अपने गौरव के सर्वोच्च शिखर को प्राप्त किया। यानी इसी के समय जो है ना हरियंक वंश अपना गौरव के शिखर को प्राप्त किया, मतलब इसके समय में हरियंक वंश का बहुत विस्तार हुआ, यानी मगध साम्राज्य का बड़ा विस्तार हुआ। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। धार्मिक परंपरा में अजातशत्रु को जैन और बौद्ध दोनों ही धर्म से रिलेटेड बताया गया। यानी आपसे पूछेगा कि अजातशत्रु जैन धर्म से रिलेटेड है या बौद्ध धर्म से, तो दोनों ही धर्म वाले, जैन धर्म वाले और बौद्ध धर्म वाले, दोनों ही बोलते हैं कि ये हमारे धर्म का मतलब हम हमारे धर्म से रिलेटेड है। बट इसका सही जो आप देखिएगा
आप जब पढ़िएगा और भी डिटेल तो वहां पे देखिएगा इसके बारे में कहा जाता है ये बौद्ध धर्म को मानता था ज्यादा, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अजात शत्रु ने कौशल पर आक्रमण कर वहां के शासक जो है प्रसेनजीत से काशी एवं उसकी पुत्री जो है वजीरा उससे विवाह कर लिया था, ठीक है। अब देखिए एक कहानी आपको बताते हैं। अजात शत्रु जब अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर देता है ना, तो इसका जो मामा था प्रसेनजीत, प्रसेनजीत वही जो कि काशी दिया था इसके बिंबिसार को, वही गिफ्ट में, मतलब उसकी बेटी से यानी उसकी बहन से जब विवाह किया था मां कोसला देवी से ये बिंबिसार, तो उसको गिफ्ट में क्या मिला था, काशी मिला था। वही काशी को जब उसका जीजा मर गया ना बिंबिसार, तब प्रसेनजीत बोला कि अब हमको दे दो, और वो ले लिया, ठीक है। तब अजातशत्रु जब शासक बना ना, तब वो अपने मामा से ही यानी प्रसेनजीत से युद्ध किया और उससे युद्ध करके फिर से काशी प्राप्त कर लिया, और उसकी जो बेटी थी वजीरा उससे फिर विवाह कर लिया, यानी अपनी ममेरी बहन से ये शादी भी कर लिया, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद कौशल पर ये अधिकार कर लिया। बाद में जो होता है प्रसेनजीत मर जाता है, उसके बाद ये कौशल पर अधिकार कर लेगा, ठीक है। अजातशत्रु के बाद जो है कौशल और लिच्छवी से भी इसका युद्ध करके उस क्षेत्र पर मतलब जो है अधिकार कर लिया। यही चीज लिखे कि लिच्छवियों पर भी अधिकार हो गया और कौशल पर भी इसने अधिकार अपना कर लिया। अब देखिए अजातशत्रु जब मर जाएगा ना, उसके बाद देखिए उदयभद्र, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक ये जो है हरियंक वंश के अगले शासक बनेंगे। यानी इसमें कुल 6 शासक बने हरियंक वंश में। पहला बिंबिसार, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा उदयभद्र, चौथा अनिरुद्ध, पांचवा मुंडक, छठा कौन है, नागदशक, ठीक है। अब देखिए एक नाम याद रखिए उदयभद्र। उदयभद्र ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाई। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा कि पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी किसने बनाया, तो बोलिएगा उदयभद्र ने। अब पहला नाम याद करिए कि पाटलि यानी कि आपको ये याद रखना है मगध की राजधानी गिरिब्रज किसने बनाया, तो आपको याद कराए थे बृहद्रथ ने। उसके बाद जो है मगध की राजधानी राजगीर कौन बनाया, बिंबिसार ने। और अब आपसे पूछे कि मगध की राजधानी जो है पाटलिपुत्र किसने बनाया, तो आप बोलिएगा उदयभद्र ने या उदयन ने बनाया। उदयभद्र को ही उदयन भी बोलते हैं, ठीक है, तो उसी ने बनाया। ये हरियंक वंश तक की कहानी खत्म, यानी हरियंक वंश तक आपको जो पढ़ना था वो कंप्लीट हो गया। अब चलिए नए राजवंश को देखिए। हरियंक वंश के पतन के बाद शिशुनाग वंश ये सत्ता में आएगा, और ये भी बहुत छोटा है, इसमें बहुत कुछ पढ़ना नहीं है। इसमें एक दो को नाम खाली याद रखिए, बाकी कुछ नहीं करिएगा, छोड़ दीजिएगा, कोई बात नहीं। तो देखिए शिशुनाग वंश, इसका टाइम पीरियड 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व, ठीक है। ये याद रहे तो ठीक, नहीं याद रहे तो कट मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये याद रखिएगा कि पहला राजवंश बृहद्रथ वंश, दूसरा हरियंक वंश, तीसरा शिशुनाग वंश। अब देखिए शिशुनाग वंश की स्थापना कौन किया, शिशुनाग किया, ठीक है। शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से वैशाली अपनी राजधानी बनाई, और फिर बाद में देखिएगा इसी का बेटा है कालाशोक, जिसके समय में दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी, ठीक है। तो आपको बताए थे कि 4 बौद्ध संगीति हुआ, कहाँ का, अजातशत्रु के समय, कालाशोक के समय, अशोक के समय और कनिष्क के समय, ठीक है। ये चारों हुआ, और कहाँ कहाँ हुआ, राजगीर हुआ, उसके बाद वैशाली है, पाटलिपुत्र है, और चौथा कुंडलग्राम में। ये याद तो हम ट्रिक से भी कराए थे, याद रखिएगा। यही जो कालाशोक है, यानी कि देखिए शिशुनाग वंश का पहला शासक कौन था, शिशुनाग, दूसरा कालाशोक, और कालाशोक के ही समय में जो है दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था, या दूसरा बौद्ध परिसर हुआ था, ठीक है। ये याद रखिएगा। बाकी ये शिशुनाग वंश खत्म, यहां से सवाल नहीं बनता है कभी नहीं। उसके बाद देखिए नंद वंश, ये बहुत इंपॉर्टेंट वंश है, क्योंकि यहीं से आपको मौर्य साम्राज्य की कहानी जोड़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो देखिए नंद वंश की स्थापना कौन किया था, महापद्म नंद के द्वारा किया गया था, ठीक है। कब, ये देखिए इस वंश का टाइम पीरियड क्या है, इसको देखिए 344 ईसा पूर्व से 324 ईसा पूर्व, यानी नंद वंश का टाइम पीरियड 344 से 324 ईसा पूर्व, ठीक है। अब देखिए इस वंश का संस्थापक कौन था, महापद्म नंद था, ठीक है। अब देखिए इसमें याद रखिएगा शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक, मतलब शिशुनाग वंश का जब पतन हो गया ना, उसी के पतन के बाद यानी उसके अंत के बाद एक नया राजवंश नंद वंश उभरा। नंद वंश का संस्थापक आपको पूछेगा तो महापद्म नंद है, जो कि अभी यहां दिख रहा होगा आपको, यही है नंद वंश का संस्थापक, ठीक है। इसकी उपाधि जो है महापद है, महापंडित, रुकिए, महापडपति है, उसके बाद उग्रसेन है, द्वितीय परशुराम, यही है किसका, ये महापद्म नंद की उपाधि है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, भूलना नहीं है। अब देखिए महापद्म नंद क्या किया, इसके द्वारा कलिंग है, कौशल है, हे है, अस्मक, ये सभी जो क्षेत्र थे इस पर अधिकार कर लिया, ठीक है। महापद्म नंद की मृत्यु के बाद इस राजवंश का सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम शासक
धनानंद या घनानंद, आपने पढ़ा भी होगा कि घनानंद होता है, ठीक है। तो यानी नंद वंश में दो शासक याद रखिएगा, एक महापद्मनंद जो कि संस्थापक है, और उसकी जो उपाधि है ना वो याद रखिएगा, वह भी कौन, द्वितीय परशुराम। ये किसकी उपाधि है, तो बोलिएगा महापद्मनंद की उपाधि है, ठीक है। अब देखिए इस वंश का अंतिम शासक कौन है, घनानंद है। अब इसको देखिए, घनानंद को यूनानी लेखक बोलते हैं अग्रमीज, ठीक है। ये महापद्मनंद की मृत्यु के बाद अग्रमीज जो है ना, ये कहां पे, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला राजा बनेगा, ठीक है। अग्रमीज का नाम जो है ना जैंदमीज भी है, ठीक है, जैंदमीज इसी का नाम है, घनानंद का ही, और इसी का अग्रमीज भी है, ठीक है। घनानंद के ही समय सिकंदर का आक्रमण भारत पर होगा, यानी इसी के समय जो है सिकंदर भारत पर आक्रमण करेगा और जीतने का प्रयास करेगा, लेकिन वो असफल हो जाएगा, इसलिए कि सिकंदर की सेना पहले ही डर जाती है, उसको पहले से ही पता चल जाता है कि मगध पर कोई शासन करने वाला जो राजा है वो बहुत ही क्रूर है और बहुत ही शक्तिशाली है। इसी से डरकर सिकंदर की सेना आगे बढ़ने से इनकार कर देती है, और इस तरह से सिकंदर आगे नहीं बढ़ पाता है, और वो भारत मतलब इंटर नहीं करके बल्कि वो बाहर से ही चला जाता है, ठीक है। तो इसी के समय भारत पर आक्रमण किसका हुआ, सिकंदर का हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। और सिकंदर का समकालीन चंद्रगुप्त मौर्य भी है, ठीक है। अब देखिए यही जो है ना धनानंद, ये बड़ा ही अकड़ू शासक था, यानी कि बड़ा ही जो है दुष्ट शासक था, ये लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। इसी के समय में एक इसके राजवंश में जो है ना, इसका जब नंद वंश का शासन चल रहा था, धनानंद के ही समय में एक जो है पुजारी यूं कहें या ब्राह्मण कहें, तो ये ब्राह्मण थे, और जो कि तक्षशिला के जो है टीचर थे, यानी कि प्रधानाचार्य थे। वो कौन थे, आपको याद है, चाणक्य। चाणक्य धनानंद के साम्राज्य में गए, यानी उसके राजगद्दी के पास पहुंचे, तो उन्होंने उससे कोई डिमांड किया या उसके पास पहुंचे, तो इसने उसका मजाक उड़ाया। किसने, धनानंद ने उस पंडित का मजाक उड़ाया। किसका, तो चाणक्य का। उसने बोला, चूंकि चाणक्य जो है बड़े बड़े बाल रखते थे, ठीक है, यानी लड़की की तरह लंबा चोटी उनका होता था, तो इस वजह से उनका मजाक ही ये उड़ा दिया। तो उसके बाद क्या होता है कि उनको बड़ा गुस्सा आता है, वो गुस्सा आया, उनका बड़ा अपमान कर दिया था ये धनानंद। उसके बाद वो चले जाते हैं, और उसी दिन वो प्रतिज्ञा करते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति को हम ढूंढ कर लाएंगे जो कि धनानंद को हरा देगा, और इस राजवंश पर एक नए राजवंश की स्थापना होगी, जो कि उसी के खोज में वो निकल पड़े। यही जो चाणक्य हैं, इन्होंने एक व्यक्ति को खोजा जिसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य था, और उसी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इन्होंने युद्ध कराया, और यही चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की हत्या कर दी, और नंद वंश के स्थान पर एक नए राजवंश को स्थापित किया, जिसे मौर्य वंश कहते हैं, ठीक है। तो इतना ध्यान में रखिएगा। अब देखिए हम पूरा कहानी यहां तक का भी समझा देते हैं आपको। पहली बात ये ध्यान में रखिए, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष के पीछे के कारण को याद रखिए। उसके बाद देखिए इसमें जो है ना 5 राजवंश को एकदम सीक्वेंस में याद रखिए। पहला बृहद्रथ वंश, उसकी स्थापना बृहद्रथ के द्वारा की गई। दूसरा जो था कौन था बताइए, तो दूसरा था कौन बताइए, आप कमेंट कीजिए। दूसरा हर्यंक वंश था। तीसरा कौन था बताइए, तो तीसरा था शिशुनाग वंश। चौथा कौन है, नंद वंश। और पांचवा जो है मौर्य वंश। अब यहां से कहानी शुरू करेंगे अलग ढंग से, ठीक है। अब इसको समझते चलिएगा। तो यहां तक आप समझ गए ना, इसमें बहुत चीज याद नहीं करना है, बस आपको याद रखना है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि मगध के उत्कर्ष के बारे में आप लिखिए, या मगध साम्राज्य के उत्कर्ष पर प्रकाश डालें, तो जितना अभी तक पढ़ा है सब कुछ लिखना होगा। उसमें 5 राजवंश के बारे में लिखना होगा, जो भी पढ़ा दिए सब लिखना होगा, इसमें कोई कोताही नहीं कीजिएगा, ठीक है। अब चलिए अगले टॉपिक को शुरू करते हैं, वो है मौर्य वंश। तो चलिए यहीं से समझिएगा मौर्य वंश को। चूंकि देखिए ये पूरा पॉलिटिकल हिस्ट्री है, और एक साथ इसी को लाए ना, इसका रीजन ये था ना कि एक साथ ये खत्म हो जाए, आपका टेंशन खत्म हो जाए, आपको बार बार मतलब हमको परेशान करने की जरूरत ना पड़े, और आपको ऐसा कंटेंट दे दें ताकि आपका 3rd यूनिट जो है वो कंप्लीट आपको नजर आए, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं, बकवासबाजी कम करेंगे, क्योंकि हम जान रहे हैं कि बहुत बड़ा सिलेबस है और कंप्लीट करना है, ठीक है। तो चलिए मौर्य वंश। तो मौर्य वंश का टाइम पीरियड याद रखिएगा, 322 ईसा पूर्व से 188 ईसा पूर्व तक का जो टाइम पीरियड है ये मौर्य वंश का है, ठीक है। अब देखिए मगध साम्राज्य का जो अंतिम राजवंश था कौन था, नंद वंश था। अब उसी को पराजित करके, उसी के शासक धनानंद को पराजित करके ये मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कर दी गई। आपको कहानी बता दी है कि चाणक्य जो है ये उसको अपमानित किया था घनानंद, और इसी से वो क्रोधित था, और उसने क्रोधित होकर यही जो चंद्रगुप्त मौर्य है इसको अपने पास बुलाया, उसको अपने पास रखा, उसको पढ़ाया तक्षशिला में ले जाके, और उसके बाद उसको जो है
उसका मदद करते हुए उसका प्रधानमंत्री बना और उसके बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना करा दिया। ठीक है, इतनी चीज आप तो समझ गए। अब चलिए यहां से चीजों को और कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। तो मौर्य वंश की संस्थापना आपसे पूछेगा तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई। इस वंश का अंतिम शासक आपसे पूछेगा तो वो था बृहद्रथ। यानी देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार बनेगा, अशोक बनेगा, उसके बाद कुणाल बनेगा, उसके बाद अंतिम जो शासक इस राजवंश का है वो बृहद्रथ है, उसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। इस राजवंश की राजधानी कहां थी आपसे बोलेगा, मौर्य वंश का राजधानी कहां था तो बोलिएगा पाटलिपुत्र था। ठीक है, और इस राजवंश का जो राज्य चिन्ह था वो क्या था तो मयूर था। ठीक है, मोर था। यानी आपसे बोलेगा कि मौर्य राजवंश का राज्य चिन्ह क्या है तो वो मयूर है, जिसको मोर बोलते हैं। ठीक है, तो पहली बात ये ध्यान में रखिए कि मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र, इसका जो राज्य चिन्ह है वो मोर है। तो इतना ध्यान में अगर है तो काम खत्म। अगला टॉपिक अब समझिए, यहीं से जोड़ते हैं। तो देखिए स्रोत आपको पढ़ना पड़ेगा मौर्य वंश के अध्ययन के लिए। स्रोत यानी वो कौन कौन से साधन हैं जिसके माध्यम से आपको मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, अब उसको देखिए। तो देखिए साहित्यिक और पुरातात्विक दो स्रोत हैं मौर्य वंश के बारे में जानने के लिए। तो साहित्यिक स्रोत एक स्लाइड में हम रखे हैं यहां से यहां तक, देखिए पूरा इसको ध्यान में रखिएगा। और पुरातात्विक स्रोत भी एक स्लाइड में रखे हैं, उतना आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आप ही को करना है। ठीक है, और भी जो स्रोत है उसको हम छोड़े हैं इस वीडियो में, अगले वीडियो में हो सकता है उसको ला देंगे। जो इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम को लेकर उसको ला के दे देंगे आपको। ठीक है, अन्यथा जितना पढ़ा देंगे आज वो इनफ होगा और बहुत होगा। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखिएगा। तो देखिए विशाख दत्त का जो है ना, विशाखा नहीं है यह विशाख दत्त, विशाख दत्त का है मुद्रा राक्षस। ठीक है, इससे भी इस राजवंश की जानकारी मिलती है। यानी साहित्यिक स्रोत में दो तीन नाम याद रखिएगा कि विशाख दत्त का है मुद्रा राक्षस, जो कि मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी देता है। मेगास्थनीज आपको पढ़ाए थे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, इसने इंडिका लिखा है, इससे भी इसकी जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण और जैन और बौद्ध ग्रंथ जो है इससे भी मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र, इससे भी किसकी जानकारी मिलती है, मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये 4-5 नाम याद रखिएगा और ये हमको लगता है याद भी होगा। पहला याद रखिए विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, इंडिका जो है मेगास्थनीज का है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये इसी समय का ग्रंथ है। आपसे अगर पूछेगा कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र कब लिखा गया तो आप बोलिएगा मौर्य साम्राज्य के समय, यानी मौर्य वंश के समय। ठीक है, उसी तरह आपसे पूछे कि मेगास्थनीज कब भारत आया तो मौर्य वंश के समय। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना है। ठीक, और देखिए पुरातात्विक स्रोत कौन है जिससे कि मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, अब उसको देखिए। तो मौर्य वंश के जानकारी के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है कौन, पुरातात्विक स्रोत। इसका उपयोग किया जाता है। इस वंश के शासक जो है अशोक, अशोक के लगभग 40 अभिलेख हैं। यानी अशोक जो इस वंश का है ना, ये बहुत ज्यादा अभिलेख लिखवाया है। ठीक है, उससे भी मौर्य वंश के बहुत ज्यादा जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद देखिए रुद्र दामन का जो है ना सौराष्ट्र प्रांत में एक जूनागढ़ अभिलेख मिला है, उसमें भी मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। रुद्र दामन जो है ना बच्चों, वो मौर्य वंश के बहुत बाद का वो राजवंश है या राजा है। ठीक है, लेकिन उसके द्वारा जो अभिलेख जारी कराया गया था जूनागढ़ अभिलेख, उससे भी मौर्य वंश का जानकारी मिलता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि अशोक का 40 अभिलेख है, 40 से भी ज्यादा अभिलेख है। आप बोलिएगा गुरुजी 40 अभिलेख पढ़ाइए तो आपको याद ही नहीं होगा। हम पढ़ा के क्या करेंगे, आप याद ही नहीं कर पाइएगा, क्योंकि हम लोग भी याद नहीं कर पाते, लेकिन हम लोग को पता है कि कौन अभिलेख कहाँ है, क्या बात है, नहीं है। वो चीज करने में थोड़ा समय लगता है, हड़बड़ा के आपको नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा अशोक के 40 अभिलेख हैं जिससे कि मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और उसके बाद रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, उसके बाद देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और अशोक के बारे में इसी रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में जानकारी मिलती है। उसके बाद देखिए सहगोरा, जिसको बोलते हैं सोहगोरा और महास्थान अभिलेख, ये चंद्रगुप्त मौर्य का है, इससे भी जो है मौर्य वंश के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखिएगा। पुरातात्विक स्रोत में कौन कौन है तो बोलिएगा अशोक के अभिलेख, उसका रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, सहगोरा और महास्थान अभिलेख जो चंद्रगुप्त मौर्य का है, इससे भी मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो इसका खाली नाम आपको पता होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखिएगा। नहीं भी याद हो तो कोई दिक्कत नहीं, अशोक जानते हैं ना, अशोक का अभिलेख इतना बोल दीजिएगा, बात खत्म हो गया। ठीक है, अब देखिए आ जाइए अगला जो टॉपिक है यहां से शुरू करते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य, इसका जो टाइम पीरियड यानी ये कब से कब तक राजा बना रहा उसको देखिए। तो ये 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक राजा बना, यानी 322 BC टू 298 BC, यानी इतना दिन तक ये राजा बना रहा है, इतना ध्यान रखिएगा। तो आप देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा कहानी आपको बताए थे, लेकिन अब
कुछ और चीज बता देते हैं, ठीक है। और वही चीज यहाँ पे लिखे हैं, वही चीज को हम बताते हैं पहले, ठीक है। और उसको खाली आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो पूरा कहानी सुनिए। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य को इसलिए राजा बनाया गया चाणक्य के द्वारा, तो चूंकि चाणक्य को जानते हैं आप, धनानंद जो है अपमानित कर दिया। उसके बाद धनानंद वहां से निकलता है, यानी चाणक्य के दरबार, ये चाणक्य जो है धनानंद के दरबार से निकलेगा। निकल के ये घूमते हुए कोई बालक को खोजेगा जिसको वो प्रतिभा, उसकी प्रतिभा से इतना प्रभावित हो जिसको वो राजा बना सके, ठीक है। तो इसी खोज में वो निकल जाता है, इधर उधर भटकते रहता है। तब उसकी नजर एक व्यक्ति के ऊपर पड़ी, या एक बच्चे के ऊपर पड़ी। उसका नाम क्या था जानते हैं? उसका नाम था चंद्रगुप्त, ठीक है। उसी बच्चे को इसने देखा। उस बच्चे को देखने के बाद उसने उसको बोला कि तुम मेरे साथ चलोगे? तो बोला कि हाँ जाएंगे। तो उसके बाद वो चाणक्य क्या करते हैं जानते हैं? ये चंद्रगुप्त मौर्य की जो माता है ना, यानी उसकी जो मॉम है या मदर है, उसको वो पैसा दे देते। कितना जानते हैं? 1000 करसापन। और बोलते हैं ये पैसा हम दे दिए आपको, और आपके बेटे को हम खरीद लिए। वो अपने बेटे को, वही जो चाणक्य है, उनको बेच देती है। बेच देने के बाद वो चाणक्य जो है ना, चंद्रगुप्त मौर्य को लेके चल जाता है। कहां? तो तक्षशिला, जो कि राजस्थान में पड़ता है। जो माफ कीजिएगा, गलती हो गई, राजस्थान नहीं बच्चों, वो पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में, ठीक है। तो ये तक्षशिला पहुंच जाते हैं। चूंकि आपको ये बताए थे कि चाणक्य जो है वो तक्षशिला में ही प्रोफेसर थे, यानी जिसको आप बोल सकते प्रिंसिपल थे। अब वो प्रिंसिपल हैं, तो वहां इस बच्चे को ले गए, वहां पढ़ाई लिखाई 8 साल तक इसको पढ़ाए। उसके बाद इसको सैनिक शिक्षा दिए, यानी इसको सैनिक शिक्षा देकर इसको इतना मजबूत कर दिए कि आपके सामने कोई भी दिक्कत आए उसका सामना आप कर सकें। इतना मजबूत कर देने के बाद वो फिर से इसको लेके चल देते हैं वहां से। यानी जब 8 साल पूरा कंप्लीट खत्म हो गया, तब वो क्या करते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य को लेके चलते हैं, कौन? चाणक्य। और वो बोलते हैं कि चलो अब नंद वंश के राजा जो है धनानंद, उसको हराओ और वहां पे शासन करो तुम, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है उन्हीं के साथ आता है, योजना बनाते हैं, अंदर ही वो योजना बनाते हैं कि कैसे उसको हराना है। उसी क्रम में चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर से जाके मिलता है। सिकंदर वही अलेक्जेंडर द ग्रेट, वो भारत आया रहता है, वो भारत पे आक्रमण करने आया रहता है। तो लेकिन सिकंदर इसको डांट डपट करके भगा देता है, ये धमका के भगा देता है, ठीक है। ये भाग जाता है डर से। उसके बाद धीरे धीरे ये क्या करता है कि अपनी सेना को मजबूत करता है, और सेना को मजबूत करने के बाद ये धनानंद, जो नंद वंश का अंतिम शासक है, उस पर आक्रमण कर देता है और धनानंद इसमें मारा जाता है। उसके बाद यही जो चंद्रगुप्त मौर्य है, ये मौर्य वंश यानी कि जो मगध साम्राज्य था उस पर अधिकार कर लेगा और अपना एक नया राजवंश स्थापित करेगा, जिसको क्या बोलेंगे? मौर्य वंश बोलेंगे। और यही मौर्य वंश की राजधानी कहाँ रहेगी? पाटलिपुत्रा रहेगी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब एक सवाल बनता है कि सर चंद्रगुप्त मौर्य का नाम चंद्रगुप्त मौर्य क्यों पड़ा? तो देखिए, मौर्य इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि कुछ स्रोत आप पढ़िएगा तो उसमें बताया जाता है कि इसके जो मदर थी ना, वो मोर का पालन करती थी। मोर वही होता है पक्षी, उसका पालन करती थी, इसीलिए इसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य रखा गया था, ठीक है। तो ये हो सकता है, बाकी और भी कहानियां बहुत है, लेकिन उसके ऊपर डिस्कशन नहीं होगा, क्योंकि मेन चीजें और मेन बातें वही करके हम निकलना चाहते हैं और वही पढ़ाएंगे, ठीक है। तो वही चीजें आपको बताए हैं यहाँ पे, इसको पूरा इस कहानी को लिख लीजिएगा, ठीक है, अपनी कॉपी में। तो वही चीज जितना अभी बोले ना, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। अगला स्लाइड अब देखिए, अगला स्लाइड में क्या है। उसके बाद देखिए, जब राजा ये बन गया ना, जब यहाँ पे आप देखिए पाटलिपुत्र में ये शासक बना, यानी मौर्य साम्राज्य का स्थापना कर दिया, तो अब देखिए कोई भी राजा बनेगा तो उसके सामने नई नई दिक्कतें होगी। तो इसके सामने भी नई दिक्कत हुई। क्या हुई दिक्कत? इसके साथ सेल्यूकस निकेटर से इसका युद्ध हुआ। सेल्यूकस निकेटर विदेशी व्यक्ति था, यूनानी था, उसके साथ इसने युद्ध लड़ा। यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर के सेनापति ये था। यानी सेल्यूकस निकेटर कौन था आपको बोलेगा? तो आप बोलिएगा सिकंदर का सेनापति था, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना 305 ईस्वी में, ये ईसा पूर्व में दोनों युद्ध लड़ता है, 305 ईसा पूर्व। और दोनों ही युद्ध में, यानी एक दूसरे से जब युद्ध हुआ तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य जीत गया। जीतने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है? उसके साथ एक संधि करता है, यानी मिल बांट के। जैसे मान लीजिए हम और आप युद्ध कीजिए, लड़ाई कीजिए, हम दोनों लड़ेंगे, लड़ते लड़ते थक जाएंगे, और हम आपको हरा दिए। मान लीजिए अभी आप सोचिए यही कि हम आपको हरा दिए, अब आप हार गए तो उसके बाद क्या कीजिएगा कि सर छोड़िए, अब हम लोग दोस्ती कर लेते हैं। तो दोस्ती कर लीजिए भाई। तो दोस्ती करने में ये लोग भी यही काम किया कि दोस्ती कर लिया, और दोस्ती करके क्या किया कि चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत वो दिया। कौन?
सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर बोला कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य आपको हम 4 गो जगह दे देते हैं आपका, ठीक है। कौन? तो देखिए कांधार है, काबुल है, हेरात और मकरान। ये अफगानिस्तान का इलाका था। काबुल जो है, काबुल, कांधार, हेरात, मकरान, इसी को बोलते हैं आराकोसिया, एरिया, जेड्रोसिया, पेरोपनिसदी। इसका नाम अलग अलग है, ठीक है। आप जब पढ़िएगा ना इसको अच्छे से और अच्छे से, उस नाम को आप लिख नहीं पाइएगा, हम जान रहे कि आप भुला जाइएगा, इसीलिए हम नहीं बोले। यानी इतना याद रखिए कि काबुल, कांधार, हेरात, मकरान जो है ये इलाका इसको दे दिया गया सेल्यूकस निकेटर के द्वारा, ठीक है। उसके बाद सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी हेलेना। हेलेना से विवाह किसका हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य का। और यही हेलेना जो है ना, इससे जो विवाह ये करता है, ये पहला इंटरनेशनल विवाह है। यानी पहली बार भारत और दूसरे देश से जो शादी हुआ, तो उसका एविडेंस हम लोग को यही मिलता है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य ही था जिसने जो भारतीय होकर दूसरे देश के महिला से शादी किया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए सेल्यूकस निकेटर भी कुछ दिया, मतलब सेल्यूकस निकेटर को भी कुछ मिला। यानी कि देखिए चंद्रगुप्त मौर्य को क्या मिला? काबुल, कांधार, हेरात, मकरान मिला। उसके बाद सेल्यूकस निकेटर की बेटी से विवाह हो गया इसका। उसके बाद देखिए सेल्यूकस निकेटर को ये 500 हाथी दिया। चूंकि आपको पता है मगध राज्य जो है, मगध साम्राज्य जो है, इसके पास हाथी बहुत ज्यादा है। तो ये अब देखिए जहां पे हाथी नहीं होगा वो क्या मांगेगा? हाथी मांगेगा। तो ये अपना हाथी उसको दे दिया, बोला ले जाओ मेरा हाथी उठा के 500। तो ये गिफ्ट में उसको दे दिया था, ठीक है। तो ये युद्ध यहीं पे समाप्त हो गया, यहीं पे खत्म हो गया। और उसके बाद ये दोनों ही संबंधी बन गए। चूंकि इसका विवाह उसकी बेटी के साथ हुआ, तो जाहिर सी बात है उसका रिश्ता हो गया, रिश्तेदार बन गया, ठीक है। यही जो चंद्रगुप्त मौर्य है ना, इसी के दरबार में यही सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था, यानी इसका एक लेखक था मेगास्थनीज। ये भारत आया और इसने एक बुक लिखा इंडिका। इसी बुक में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत जानकारी है, इसी में पाटलिपुत्रा के बारे में जानकारी है। यही जब बुक पढ़िएगा इंडिका ना, इसमें बताया गया है कि जो पाटलिपुत्र के लोग हैं ना, उनका कान जो होता है ना, वो कान जो है सूप के समान होता था। यानी सूप नहीं होता है, सूप बड़का बड़का को उतना बड़ा बड़ा होता है सूप, जिसमें वही हो अनाज को जिसमें फटका जाता है या साफ किया जाता है सूप, उतना बड़ा बड़ा लोगों का कान होता है। ये सब ये कौन बोला था जानते हैं? यही बोला था मेगास्थनी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। ये बोलता है लोगों के घरों में चोरी नहीं होती है, यहाँ के लोग जो है चोरी नहीं करते हैं, बहुत अच्छे हैं। तो ये सब चीज जो है मेगास्थनीज अपने बुक में लिखा था, ठीक है। तो ये मेगास्थनीज किसके समय आया? तो यही चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया। और ये किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का। इतना बात समझ गए? तो अब लगभग लगभग चंद्रगुप्त मौर्य का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा। अगला जो टॉपिक है इसी में आप देखिए क्या है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था ना, यानी कि ये अब देखिए बहुत जगह पे जीता, तो इसका एरिया कितना था? तो अब देखिए इसके एरिया को हम बना के दिखा देते हैं, ऐसे करके हम दिखा देते हैं ताकि आपको पता होना चाहिए कि इसका एरिया कितना होगा। ये भारत का नक्शा आप जान रहे हैं कि लगभग लगभग इसी तरह का है। ये हम देखिए छोटा में बनाए हैं, ये मत सोचिएगा हमको आता नहीं है बनाना, लेकिन हम बनाए हैं मोबाइल में, छोटा बना है। तो इसको देखिएगा, ये जो इलाका है इसका, इधर पूरा इसका एरिया था, यहां से लेकर ये जो इलाका है, ये पूरा बंगाल वाला इलाका, ये सब जगह पे इसका अधिकार था, ठीक है। इसी तरह से इसके अधिकार पूरे थे किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये यहाँ कर्नाटक तक इसका अधिकार था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, कर्नाटक से लेकर पश्चिम बंगाल से लेकर उसके बाद ये देखिए काबुल, कांधार, हेरात, मकरान जो था ये इलाका, यानी ये पाकिस्तान और कहाँ अफगानिस्तान वाला इलाका, ये पूरा इतना इस इलाके में चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था, ठीक है। जब आप बनाइएगा मैप ना, तो इंडिया का मैप बना दीजिएगा और उसमें उसी तरह से गोल करके दिखा दीजिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य, ठीक है। उसके बाद देखिए बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तथा कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक विस्तृत था। उसके बाद हिंदुकुश पर्वत तक इसका क्षेत्र विस्तृत था, ठीक है। इसके द्वारा महास्थान और सोहगोरा अभिलेख जारी किया गया। अब देखिए इस दो अभिलेख का क्या महत्व है आप बता देते हैं। अब देखिए ये बहुत जगह जीता, शासन किया, लेकिन अंतिम समय में क्या होता है ना बाबू, कि मगध में जो अकाल पड़ जाता है, यानी खेती वगैरह कुछ नहीं हुआ मगध में, इसके राज्य के बगल में पाटलिपुत्र में। अब देखिए मौर्य साम्राज्य का जो राजधानी है पाटलिपुत्र, अब पाटलिपुत्र में खेती नहीं होगा तो लोग क्या करेंगे? एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करेंगे, आएंगे जाएंगे। तो वही हुआ कि यहाँ के लोग भागते हुए साउथ इंडिया की तरफ चले गए। इसी क्रम में जब यहाँ पे देखिए अकाल पड़ेगा, तो ये क्या करता है, दो अभिलेख लिखवाता है, एक है सोहगोरा और एक है महास्थान अभिलेख। तो ये दोनों अभिलेख में लोगों को बोलता है, अपने राज्य के लोगों को, कि बाबू देखिए आप लोग देखिए, आप लोग को जो जरूरत है हम सब देंगे,
आप हमारे यहाँ रहिए। और रहा बात की जरूरत क्या, यानी राशनिंग व्यवस्था का प्रमाण मिलता है। जैसे मोदी जी के द्वारा आप देखिएगा, जब यहाँ कोविड आया था तो क्या किए थे, वो सबको चावल और अनाज बंटवा रहे थे ना। तो ठीक वैसे ही जब वहां पे अकाल पड़ा उस समय में, मौर्य काल में, तब इसने क्या किया, अनाज जो है, अपने जो अनाज है ना, वो राजवंश के ही तरफ से दिया गया, सबको फ्री में बांटा गया था। तो इसकी जानकारी यही दोनों अभिलेख से मिलती है। ठीक है, तो ये अकाल जो उस समय पड़ा था उससे निपटने का काम इसने किया था। ये ध्यान रखिएगा, आपसे बोलेगा सबसे पहली बार अकाल का एविडेंस कहां मिलता है, कौन अभिलेख में, तो बोलेगा कि सर महास्थान और सहगोरा अभिलेख से ये जानकारी मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय अकाल पड़ा था और उसने अकाल से निपटने के लिए लोगों को अनाज वगैरह फ्री में बांटा था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अगला जो टॉपिक है चंद्रगुप्त मौर्य, देखिए यही खत्म नहीं होता है। चंद्रगुप्त मौर्य का क्या हुआ कि उसके बाद ये साउथ चला गया, यानी देखिए ये शासन कहां कर रहा है, ये आपको समझना होगा। ये शासन कर रहा है बिहार वाला इलाका में, और यहां से माइग्रेट करके ये साउथ चला गया, कहां, कर्नाटक। ये कर्नाटक जाएगा, वहीं एक जगह है, कौन जानते हैं, श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला जाएगा और वहीं पे ये रहने लगेगा। ये जैन धर्म को अपना लेता है। ठीक है, और जैन धर्म अपनाकर श्रवणबेलगोला चला जाएगा, वहीं पे रहने लगेगा, और वहीं पे ये जो है ना संलेखना पद्धति के द्वारा अपना जीवन त्याग देगा। संलेखना पद्धति का मतलब है कि खाना पीना छोड़ देगा, यानी भूखे रह के अपना जीवन को त्याग देगा, यानी इसकी डेथ हो जाएगी। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जब होगी तो उसके बाद कोई शासक तो बनेगा ना। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य सुदर्शन झील का भी निर्माण कराया था। उसके बाद इसकी मृत्यु कहां हुई, तो श्रवणबेलगोला, ये नाम याद रखिएगा, श्रवणबेलगोला में इसकी मृत्यु हुई, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, तो इसकी डेथ के बाद एक अगला शासक जो बनेगा वो है बिंदुसार। बिंदुसार को ही अमित्रघात बोलते हैं। ठीक है, ये शासक अब बनेगा, यानी इसी का बेटा है, किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है बिंदुसार। अब वो मौर्य वंश के गद्दी पर बैठेगा। ये कब से कब तक शासक रहा, 298 से 273 ईसा पूर्व तक ये राजा बना रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या करता है, यह चंद्रगुप्त मौर्य और दुर्धरा का पुत्र था। यानी कि देखिए अब एक कहानी आपको बताते हैं, इसका नाम बिंदुसार क्यों पड़ा, आपसे सवाल होना चाहिए। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का नाम चंद्रगुप्त मौर्य क्यों पड़ा, तो हम बताए ना, उसकी मम्मी जो है क्या करती थी, मोर का पालन करती थी, इसीलिए उसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य पड़ा। क्योंकि मोर यानी मौर्य, तो मौर्य उसके नाम में लग गया। अब देखिए बिंदुसार, बिंदु का मतलब होता है डॉट, जो आपके माथा पर या आपके कान में कहीं भी बिंदु आप देखे हैं कि नहीं, बिंदु होता है कि नहीं। कोई लड़की अगर लगाती है टिकली तो वो भी एक बिंदु के रूप में लगाती है, छोटा सा लगाती है कि नहीं कोई महिला, तो वो बिंदु है। तो उसी तरह बिंदुसार इसका नाम इसलिए बाबू पड़ा क्योंकि ये जब देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य और उसकी पत्नी दुर्धरा जो है ना, अब देखिए इसमें एक कहानी समझिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य जब शासन करता था ना बाबू, तो उसका प्रधानमंत्री कौन था, प्रधानमंत्री उसका था चाणक्य। तो चाणक्य क्या करता था, चंद्रगुप्त मौर्य के खाना में हर दिन जहर मिलाकर खिलाता था, थोड़ा थोड़ा। अब बोलिएगा मारने के लिए खिलाता होगा, नहीं, मारने के लिए नहीं, उसको इसलिए खिलाता था ताकि चंद्रगुप्त मौर्य, अगर मान लीजिए कि हम इसको जहर खिलाते रहेंगे तो उसका शरीर कैसा होगा, जहर खाने के लिए अभ्यस्त हो जाएगा, तो वो मरेगा, नहीं मरेगा। तो उसको इसीलिए खिलाता था ताकि वो जहर खाने का अभ्यस्त हो जाए, यानी उसको आदत हो जाए जहर खाने का, तब वो नहीं मरेगा। अगर मान लीजिए उसको नहीं खिलाता चंद्रगुप्त मौर्य को, तो उस समय क्या होता था पता है, महिला के वेश में बहुत सी जो राक्षसनी या यूं कहें तो जो लड़कियां होती थी ना, वो किसी और राजा के द्वारा भेज दी जाती थी, बढ़िया एकदम खूबसूरत लड़की को, और उसके शरीर में पूरा जहर होता था। वो राजा के साथ किसी तरह भी संबंध बना लेती थी तो राजा उससे मर जाता था, उसी के जहर से, वही लड़की के जहर से। ऐसे इतिहास में बहुत बार हुआ है। लेकिन चाणक्य जो है इतना विद्वान आदमी थे कि वो बोले कि ऐसा भी कोई इसको मारना चाहेगा, कोई महिला के थ्रू या कोई भी तरह से जहर मिला के इसके खाने में, तो वो इसको नहीं मरने देंगे, इसीलिए वो हल्का हल्का उसको जहर खिलाते थे। एक बार उसकी पत्नी जो है प्रेग्नेंट रहती है, जिसका नाम दुर्धरा है, वो प्रेग्नेंट रहती है, यानी कि उसको बच्चा होने वाला होता है दुर्धरा को। तो ये क्या करती है, इसको चंद्रगुप्त मौर्य बोलता है तुम हमारे खाना में बैठकर नहीं खाओ, क्योंकि उसके खाने में डेली जहर मिलाया जाता था। लेकिन वो नहीं मानती है और इसी के खाने में, इसी के प्लेट के साथ वो भी बैठ के खा लेती है। जब खाना खाएगी ना तो उसके साथ दिक्कत ये होगा, उसका डेथ हो जाएगा। जब उसका डेथ हो जाएगा तो उसी के पेट, देखिए डेथ होने से पहले उसका जब तबीयत खराब हुआ ना, तो चाणक्य को पता चल गया कि ये अब नहीं बचेगी। तो चाणक्य क्या करता है, उसी के पेट से उसका जो बेटा होने वाला या बच्चा होने वाला था बिंदुसार, उसको उसके पेट से निकालता है, उसको बकरी के पेट में डाल देता है। और यही बच्चा जब पैदा हुआ, जब 9 महीना पूरा हो गया, उसके बाद जब पैदा होता है ना, यही सर्जरी
यानी कि इसको बोले सर्जरी व्यवस्था से पैदा होने वाला पहला व्यक्ति यही था। कौन? सिजेरियन पद्धति से पैदा हुआ था। कौन? बिंदुसार। ठीक है, तो ये जब पैदा हुआ ना तो इसके माथा पर एगो बिंदु आ गया था। क्यों? वही जो उसकी माँ को जो विष खा ली थी, जहर खा ली थी, उससे इसके माथा पर एगो बिंदु हो गया, इसीलिए इसका नाम बिंदुसार पड़ गया। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखे हैं, इसका नाम बिंदुसार था। क्यों पड़ा ये बात बता दिए। अब इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद इसको अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे भद्रसार, उसके बाद के बारीसार है, उसका सिंहसेन है, और अमित्रघात, ये भी इसी का नाम है। किसका? बिंदुसार का। ठीक है, तो आपसे पूछेगा बिंदुसार को और भी नाम से जाना जाता है, वो कौन कौन है? तो अमित्रघात याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला टॉपिक समझिए इसी में, वो है बिंदुसार ने 16 प्रदेशों पर विजय प्राप्त की, अपना साम्राज्य एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक फैलाया। यानी बिंदुसार के बारे में बोला जाता है ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली राजा था, इसने अपने राज्य का विस्तार भी बहुत ज्यादा किया। ठीक है, लेकिन इसके समय में एक घटना होती है। क्या? इसके विजय में इसका सहायक जो है चाणक्य था। ठीक है, यानी इसका भी प्रधानमंत्री कौन है? चाणक्य। यानी चंद्रगुप्त मौर्य का भी प्रधानमंत्री चाणक्य और इसका भी प्रधानमंत्री चाणक्य। लेकिन बिंदुसार के ही समय चाणक्य की मृत्यु हो जाती है, मर जाते हैं। उसके बाद इसका जो प्रधानमंत्री है वो राधागुप्त बनेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए, दिव्य वरदान से ज्ञात होता है कि बिंदुसार के समय उत्तर पंथ, यानी देखिएगा इसके राज्य के उत्तरी भाग में तक्षशिला जो है ना, तक्षशिला जो कि आप जानते हैं, जो कि कहाँ है? पाकिस्तान में। वहां पे विद्रोह हो गया, वहां की जनता लड़ाई करने लगी, और यही लड़ाई को शांत करने के लिए कौन गया था? अशोक गया था। यानी बिंदुसार के समय में जो है लड़ाई हो गया था। कहाँ? तक्षशिला में हल्ला गुल्ला हो गया था, उपद्रव, लोग विद्रोह करने लगे थे। तो उस विद्रोह को शांत करने कौन गया? अशोक गया, और अशोक ने उस विद्रोह को दबा दिया। उसके बाद वो फिर वापस आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए तक्षशिला का विद्रोह दबाने के बाद अशोक जो खस और नेपाल पर भी अधिकार कर लेता है। उसके बाद के दिव्य वरदान में अशोक द्वारा देश, यानी अशोक के द्वारा बहुत जगह पर विजय प्राप्त करने की भी जानकारी मिलती है। ठीक है, यानी बिंदुसार का बेटा ही अशोक है। ठीक है, अशोक जो है ना, इसका जो है बड़ा बेटा नहीं है, सुसीम इसका बड़ा बेटा है बिंदुसार का। वही था तक्षशिला में राजा, लेकिन उप गवर्नर था। यानी इसी का बेटा को वो अपना उप गवर्नर बनाया था। कहाँ? तक्षशिला में। लेकिन उसके समय जो विद्रोह हुआ उसको वो दबा नहीं पाया सुसीम, तो अशोक गया, अशोक दबा के आया। उसके बाद देखिए अशोक क्या होता है, और भी जगह पे मतलब विद्रोह जो हो रहा था उसको शांत किया। उसके बाद क्या होता है, बिंदुसार के अंत समय में फिर से एक बार तक्षशिला में विद्रोह हुआ, लेकिन इस बार जो है ना विद्रोह जो है जनता का था, और वह भी दरबारी षड्यंत्र के विरोध में हुआ था, जिसको दबा दिया कौन? सुसीम। यानी जो बिंदुसार का बड़ा बेटा है सुसीम, वही इस विद्रोह को दबा देगा। ठीक है, उसके बाद ये विद्रोह खत्म। उसके बाद देखिए बिंदुसार कुछ समय के बाद इसकी डेथ हो जाएगी, यानी बिंदुसार मर जाएगा। बिंदुसार को 16 पत्नी था और 101 बेटा था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि सुमन या सुसीम जो है इसका बड़ा बेटा, अशोक दूसरा, और सबसे छोटा तिस्य था। ठीक है, तो यानी उसके बाद क्या होता है, इसकी डेथ हो जाती है। किसकी? बिंदुसार की। और अगला जो शासक बनेगा वो है अशोक। अब देखिए एक चीज आपको बताते हैं, बिंदुसार मर गया तो उसके बाद क्या होता है कि इसके जो बेटा लोग हैं ना, अब देखिए 101 वो बेटा है इसको, अब सब अपने में लड़ने लगेगा कि हम राजा बनेंगे, हम राजा बनेंगे। उसी में क्या होता है, राजा बनने के ही चक्कर में अशोक जो है ना अपना 99 ब्रदर्स, यानी 99 भाई को मार देता है, और 99 भाई को मारकर यही अशोक राजा बन जाता है, और मौर्य साम्राज्य का अगला जो शासक है वो अशोक है। अब चलिए उसकी कहानी को समझिए। ठीक है, यहीं से चीजों को जोड़ते हुए चलिए। देखिए आज का वीडियो इसलिए हम लोग जोड़ के पढ़ा रहे हैं आपको कि सब कुछ एक जगह पे कंक्लूजन के साथ कंप्लीट हो जाए, यानी इसके बाद आपको कहीं घूमने की जरूरत नहीं पड़े कि और क्या पढ़ें और क्या पढ़ें, वो कुछ नहीं। 3rd यूनिट खत्म कहानी, अगला यूनिट में अगली चीजें पढ़ा देंगे। ठीक है, तो हम थोड़ा वीडियो बड़ा बना है तो क्या दिक्कत है, आप एक वीडियो में कंप्लीट कीजिए, कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, अब देखिए अशोक का जो टाइम पीरियड है 273 से 236 ईसा पूर्व तक का ये टाइम पीरियड है। यानी इसका जो जन्म है 273, माफ कीजिएगा, शासक जो बना ये 273 में बना और 236 ईसा पूर्व में ये मर जाता है। अब देखिए इसकी कहानी है, जब उसका बाप मरा बिंदुसार, उसके बाद जो है सुमन यानी कि सुसीम, वो राजा बनना चाहता था, अशोक उसको मार दिया। और भी जितने भाई इसके थे वो भी राजा बनना चाहते थे, सबको मार के ये गद्दी पर बैठ गया। अब जब गद्दी पर बैठेगा उसके बाद आप बोलिएगा कि सर इसका तो 101 भाई था, तो आप बोल रहे हैं सबको मार दिया, तो एक भाई को नहीं मारा था, वो तिस्य जो सबसे छोटका है ना उसको नहीं मारा, बाकी सबको मार दिया। उसके बाद गद्दी पर बैठा, गद्दी पर बैठने के बाद इसी के दौर को
मौर्य साम्राज्य में बहुत बड़ा एक कहिए तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब एक एक करके समझिए। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? तो 269 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है, यानी 269 ईसा पूर्व में इसका राज्याभिषेक, ये राजा बन गया। ठीक है, उसके बाद उसके अभिलेख में इसी तिथि से उसके कार्य को जोड़ा जाता है, यानी वो जितना भी काम किया 269 ईसा पूर्व के बाद से ही करना शुरू किया, ये ध्यान रखिएगा। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक मौर्य वंश का शासक बनता है। अब इसको एक एक करके जोड़िए। अब अशोक के कौन कौन से नाम है, कौन कौन सी उपाधियां हैं उसको देखिए। इसको अशोकावर्धन, मगधाधिराज कहा जाता है, प्रियदर्शी राजा भी बोला जाता है, देवान प्रिय प्रियदर्शी बोला जाता है, देवान प्रिय भी बोला जाता है, बुद्ध शाक्य भी बोला जाता है, महाराज कुमार भी बोला जाता है, अशोक भी बोला जाता है, प्रियदर्शी भी बोला जाता है। यानी एक व्यक्ति के इतने उपाधि और इतने नाम थे। ठीक है, ये अशोक है जिसके इतने उपाधि हैं, ये ध्यान रखिएगा, कम से कम याद रखिएगा, प्रियदर्शी राजा या प्रियदर्शी, ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए जो याद रहेगा बुद्ध शाक्य, ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए देवान प्रिय प्रियदर्शी या फिर देवान प्रिय, ये 4 नाम याद रखिएगा। बाकी चीज नहीं भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये इसके नाम थे। उसके बाद देखिए अशोक के अभिलेख, यानी अशोक के द्वारा बहुत अभिलेख जो है खुदवाए गए या जारी कराए गए। इस अभिलेख के द्वारा वो जनता को एक तरह से बोलिए तो कुछ ना कुछ बताने का प्रयास करता था कि कैसे जनता को रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उन चीजों को वो बताता था। ठीक है, तो ये अभिलेख इसके द्वारा कितने जारी किए गए ना, तो इसमें कहा जाता है कि लगभग अब 100 अभिलेख हो गए हैं जो कि अशोक के हैं। ठीक है, अब देखिए इसके सबसे पहले अभिलेख जो 1837 ईस्वी में खोजा गया वो कौन था? कलकत्ता टोपरा, यानी कि माफ कीजिएगा दिल्ली टोपरा, कलकत्ता टकसाल का एक अधिकारी था जेम्स प्रिंसिप, वही खोजा था 1837 में। आपको याद रखना है 1837 में अशोक के अभिलेख खोजे गए और वो अभिलेख कौन है? दिल्ली टोपरा। ये टापरा लिखा गया है लेकिन यहाँ पे लिखिएगा टोपरा, टॉमे ओकार लिखिएगा। ठीक है, टोपरा अभिलेख, दिल्ली टोपरा अभिलेख, ये अशोक का है। इसको खोजने का काम जेम्स प्रिंसिप किए थे 1837 ईस्वी में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा और यही पहला अभिलेख है जिसको खोजा गया है। ठीक है, तो ये अभिलेख बहुत जारी किया है अशोक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए अशोक की आरंभिक जीवनी, यानी अशोक का जीवन कैसा था नहीं था, अब उस चीज को देखिए। वही जो अभी तक बताया ना कि बिंदुसार मर गया, उसके बाद अशोक जो है लड़ाई करने लगा अपने सभी भाई से, 4 साल तक ये लड़ाई लड़ेगा और 269 ईसा पूर्व में ये राजा बन जाएगा। इसी बीच 4 साल तक सत्ता प्राप्ति हेतु ये संघर्ष करेगा। इसने जो है ना सत्ता प्राप्त करने में जो अशोक ने जो है ना बहुत से भाइयों को मार दिया, 99 भाइयों की हत्या कर दी। उसके बाद वह क्या होता है कि सत्ता प्राप्त करेगा। ठीक है, उसके बाद कि पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी ये बना लेगा, वही जो पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी उसी को। तो वही आरंभिक जीवनी में आप लिखिएगा कि बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक जो है मौर्य वंश की गद्दी पर बैठेगा और अशोक जो है जब गद्दी पर बैठेगा तो वो अपने लगभग 99 भाइयों की हत्या करके बैठेगा। ठीक है, उसके बाद गद्दी प्राप्त करने के बाद 8 साल बाद, यानी जब वो गद्दी पर बैठा कितना में 269 ईसा पूर्व में वो गद्दी पर बैठा 269 में, और उसके बाद 8 साल बाद यानी 261 बीसी में कलिंग युद्ध लड़ेगा, यानी कलिंग के राजा को हराएगा। और इसी कलिंग युद्ध में वो जब विजय प्राप्त कर लेगा तो उसके बाद आप देखिएगा ये बौद्ध धर्म को अपना लेगा, यानी ब्राह्मण धर्म को छोड़ देगा। यानी देखिए पहले ये जो है ना ब्राह्मण धर्म को अपनाता था, यानी वेद ये सब की सत्ता को अपनाता था। ठीक है, लेकिन बाद में जो है कलिंग युद्ध में ये दिखता है कि बहुत से लोग मर गए और निर्दोष लोग को ये मार देता है, और मारने के बाद इसका हृदय परिवर्तित होगा और ये बोलेगा अब हम जो है कोई युद्ध नहीं करेंगे, अब हम बुद्ध के शरण में जाएंगे। और इसके बाद ये युद्ध छोड़कर बुद्ध को अपनाएगा और युद्ध करना बंद करेगा, और इसके साथ ही कलिंग युद्ध के बाद ही ये देखिएगा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करेगा। तो यहां से ये कहानी अलग होगा, इसको समझिए। तो देखिए शासन जब बना ना उसके बाद देखिए क्या होता है, अशोक केवल एक युद्ध किया था, कौन? वो कलिंग युद्ध। ठीक है, और ये जो कलिंग युद्ध है ना इसके बारे में जानकारी आपसे पूछेगा, कलिंग युद्ध की जानकारी किस में मिलती है? तो बोलिएगा अशोक के 13वें अभिलेख शिलालेख में कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। अशोक के 13वें शिलालेख में इसी युद्ध का जानकारी मिलता है और इसी युद्ध में पता चलता है कि हजारों लोग मारे गए, और इसी के बाद अशोक जो है बौद्ध धर्म अपना लेगा और युद्ध करना बंद कर देगा। ठीक है, और ये युद्ध कब हुआ? तो 263 ईसा पूर्व में हुआ। अब बोलिएगा कलिंग कहाँ है? तो कलिंग जो है ना बाबू ये है उड़ीसा में। अब बोलिएगा युद्ध क्यों किया कलिंग युद्ध? तो कलिंग युद्ध इसलिए किया था क्योंकि कलिंग जो है उड़ीसा वाला जो इलाका था वहां पे बहुत ज्यादा हाथी होता था। ठीक है, यही हाथी को प्राप्त करने के लिए वहां के लोगों से युद्ध लड़ा, और वहां के लोग चाहते थे कि वो अपने क्षेत्र का हाथी
किसी को नहीं रहे, और इसी युद्ध में बहुत से लोग मर जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगला टॉपिक देखिए, वही चीजें हैं, उसमें आसान चीज था, उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, स्लाइड को आपको पढ़ना पड़ेगा और चीजों को हम समझा रहे हैं। ठीक है, तो ये नहीं है कि आपको एकदम एक एक लाइन पढ़ाते चलेंगे, तब तो बहुत लंबा वीडियो बनेगा, 3 घंटा का वीडियो बनेगा, तो उस तरह तो कर नहीं सकते। मेन मेन चीज को बोलेंगे, उसको आप स्लाइड को देखिए और उसको याद कर लीजिए। ठीक है, उसका जो है, इसका जो पीडीएफ है ना, ये हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, उसको ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को, वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, इस युद्ध में भीषण रक्तपात और हृदय विदारक जो घटना हुआ ना, इसी को देखकर क्या करता है ये, कि युद्ध करना बंद कर देगा और भेरी घोष जो है ना अपना लेगा। भेरी घोष का मतलब कि अब हम युद्ध कभी नहीं करेंगे, अब जो है हम बुद्ध के शरण में चले जाएंगे, और इसके बाद ये बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने लगेगा और युद्ध करना बंद कर देगा। और इसी के साथ जो है ना, जो युद्ध बिंबिसार के द्वारा शुरू किया गया था, वो यहाँ पे आके थोड़ा दिन के लिए रुकेगा और फिर बाद में युद्ध होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि इसके द्वारा कलिंग विजय के बाद एवं मगध में कलिंग विलय उसे राजनीतिक प्रक्रिया की अंतिम परिणाम मानी जाती है। यानी कि देखिए, उसके बाद क्या होता है ना, कि ये कलिंग को जब जीतेगा ना, उसको अपने राज्य में मिला लेगा। यानी कलिंग पर इससे पहले देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार नहीं था, लेकिन इसका हो गया, किसका, अशोक का। तो इतना ध्यान में रखिएगा। उसके बाद की घटनाओं को अब देखिए जोड़ते हुए चलिए। अशोक का धर्म परिवर्तन, यही देखिए, अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का था, बाद में जो है ना, बिंदुसार और अशोक के विषय में प्रचलित है कि वह नित्य 60,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता था। यानी शुरू में जो है ना, ये ब्राह्मण धर्म को अपनाता था और ब्राह्मणों को भोजन भी कराता था। लेकिन क्या हुआ, कलिंग युद्ध जब हो जाता है ना, तो उसके बाद ये क्या करता है कि ये बौद्ध धर्म को अपना लेगा। यानी कलिंग युद्ध में बहुत लोग मरे, तो उसके बाद इसको लगता है कि अब हमको जो है ना बौद्ध धर्म अपना लेना चाहिए, अब हम हिंसा नहीं करेंगे। उसके बाद ये हिंसा करना बंद कर देगा और बौद्ध धर्म को अपनाकर अपना जीवन यापन करना शुरू कर देगा। अब देखिए, आपसे पूछता है, ये भी वीआई टॉपिक है, कि ये पाटलिपुत्रा में पूछा हुआ नहीं है, बट ये पूछा हुआ था तिलका मांझी में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि आपसे पूछेगा कि बौद्ध धर्म में अशोक को कौन दीक्षित किया, तो वो है उपगुप्त। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, यानी उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म बनाया, यानी बौद्ध धर्म का उपासक बना दिया। ठीक है, अब देखिए, अशोक की मृत्यु हो जाएगी। अब देखिए, इतना चीज किया ना वो, उसके बाद एक समय के बाद उसका भी डेथ होगा। अब जब उसकी मृत्यु होगी, उसके बाद कौन शासक बनेगा, तो कुणाल बनेगा। ठीक है, ये बनेगा मौर्य वंश का अगला शासक अशोक के बाद। अशोक के बाद और सबसे अंतिम शासक इस वंश का है बृहद्रथ। तो बृहद्रथ कब बनता है शासक, तो अशोक सबके अंत में। ठीक है, अब देखिए, इसके बारे में एक कहानी है कि बृहद्रथ जो है वो बहुत कमजोर शासक था। अब इसी के समय क्या होता है, पुष्यमित सुंग नाम का एक व्यक्ति है जो इसका सेनापति था। ठीक है, वही बृहद्रथ पर जो है आक्रमण करेगा, युद्ध करेगा और बृहद्रथ को हरा देगा। जब बृहद्रथ हार जाएगा, तो उसी के साथ क्या होगा जानते हैं, ये मौर्य वंश का पतन हो जाएगा और एक नए राजवंश का उद्भव होगा या विकास होगा, जिसे क्या बोलेंगे हम लोग, जानते हैं, शुंग वंश। ठीक है, तो अगला वीडियो में हम लोग शुंग वंश से कंटिन्यू करेंगे। यहां तक मौर्य वंश की कहानी खत्म हो गई, यहां तक ध्यान में रखिएगा, इतना चीज यहां से पूछेगा। तो अंतिम शासक बृहद्रथ है, जो कि बहुत ही प्रज्ञ दुर्बल था, यानी कि बहुत कमजोर शासक है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसी का सेनापति था पुष्यमित सुंग, ये याद रखिएगा। और इसी ने 185 से 184 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या कर देता है। कैसे जानते हैं, बृहद्रथ निकला था अपना सेना का जो है घूमने, सेना का निरीक्षण करने, और उसी दौर में ये क्या करता है, ये पुष्यमित सुंग उसको चाकू भोंक के उसकी हत्या कर देता है और एक नए राजवंश को स्थापित करेगा, जिसे शुंग वंश बोलेंगे। यहीं पे मौर्य वंश की कहानी खत्म। तो आज का वीडियो कैसा लगा ये बताइएगा। पूरा वीडियो में हमने 3rd यूनिट को कंप्लीट कर दिया, यहीं से 4th यूनिट अब शुरू करेंगे। और 3rd यूनिट में 1-2 चीज हम छोड़े हैं, छोड़े नहीं है, बल्कि उसको आप कहिएगा तो पढ़ा देंगे, नहीं कहिएगा तो छोड़ देंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक ही टॉपिक हमको लगा, वो हो सकता है कि अगले मैराथन में हम दे देंगे। वो है मौर्य वंश का पतन। यहां से सवाल बनता है कि मौर्य वंश के पतन के कारण को लिखिए, तो उसको हम एक बार पढ़ा देंगे। ठीक है, तो उसको अगर करा दिए तो मतलब कि 3rd यूनिट तो कंप्लीट हो गया। और 3rd यूनिट अगर ये मौर्य वंश का पतन अगर हम कराएंगे, तो उसी के साथ आपका जो है तुरंत 4th यूनिट का भी टॉपिक शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इतना कंप्लीट हो गया, आप इसको देख लीजिए, कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है। अब 3rd यूनिट पूरा कंप्लीट, इससे पहले 1-2 तो कंप्लीट था ही, इतना करके जाइएगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके आगे के टॉपिक को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर नए हैं तो जोड़ दीजिए अपने दोस्त यार को शेयर करके, और बाकी मिलते हैं फिर नए वीडियो में।